देखो ये किस चीज का डायग्राम, क्षुद्रांत, जिसको हम लोग छोटी आंत के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में बोले तो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। क्योंकि हम लोग कहां तक कल पढ़े थे, अमाशय, अमाशय के बाद कहां पे आओगे सीधा, क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत। तो ये डायग्राम है, इस डायग्राम में देखो ये अमाशय से हमारा जुड़ा हुआ है कौन, छोटी आंत जुड़ा हुआ है ना। अब मेन बात आती है छोटी आंत, जहां पे हमारा ज्यादातर पाचन हमारा किसमें होता है, छोटी आंत में। बात याद रखना, अधिकांश पाचन हमारा छोटी आंत में ही होता है। क्या समझ आ रहा, हम तुमको ये बोले थे कि हमारे अमाशय में, अमाशय मतलब जठर ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि की वजह से वहां जठर जूस होता है, जठर रस होता है। तो ये सब चीज तो वहां होता है। हम इसके साथ साथ एक और चीज बोले थे कि छोटी आंत में भी एंजाइम्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से वहां भी पाचन, मतलब सबसे ज्यादा पाचन हमारा यहां ही होता है, छोटी आंत में। छोटी आंत 3 प्रकार के होते हैं, उसके 3 प्रकार है। पहला आता है ग्रहणी, क्या आता है, ग्रहणी, जिसको ड्यूडेनम कहते हैं। दूसरा आता है जेजुनम, क्या आता है, जेजुनम। और तीसरा इलियम। जो हमारा ग्रहणी होता है वो पहला भाग होता है किसका, छोटी आंत का। यह पहला भाग होता है जो अमाशय से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, अमाशय से जुड़ा होता है। और ये किस आकार का होता है, सी आकार का। किस आकार का होता है, सी आकार का होता है। कौन, ग्रहणी, है ना। ग्रहणी, छोटी आंत का मेरा कितना भाग, 3 भाग, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ग्रहणी ड्यूडेनम कहते हैं, जेजुनम को इंग्लिश में जेजुनम ही कहते हैं, इलियम को भी इलियम ही कहते हैं। ग्रहणी हमारा सबसे पहला भाग होता है किसका, छोटी आंत का। किसका, क्षुद्रांत बोल लो या छोटी आंत बोल लो, बात समझ में आ रहा। तो छोटी आंत का ये पहला भाग होता है, किस आकार का होता है, तो सी आकार का होता है। और इसका कार्य क्या होता है, ये पाचक रस और एंजाइम को मिलाने का कार्य करता है। मैं पाचक रस बोल लो या एंजाइम बोल लो, दोनों एक ही बात है ना, अलग अलग नहीं। पाचक रस वो एंजाइम यानी कि या एंजाइम को मिलाने का कार्य करता है। किसमें मिलाने का कार्य करता है, बहुत सारे एंजाइम को ये मिलाता है छोटी आंत में लाके, है कि नहीं। दूसरा आता है जेजुनम, जो कि मध्य भाग होता है किसका, छोटी आंत का, जो इसका काम पाचन या अवशोषण होता है, जिसका काम पाचन या अवशोषण कह लो, है ना। उसी प्रकार इलियम, जो कि सबसे अधिकांश भाग का होता है। इलियम जो कि छोटी आंत में सबसे अधिकांश भाग में पाई जाती है, कौन, इलियम। इलियम जिसमें पाचन व अवशोषण की क्रिया इसमें भी होती है। बात समझ में आ गई। एक्चुअली हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि छोटी आंत कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। तीनों प्रकार दिख रही है। तीनों प्रकार में पहला ग्रहणी आ जाती है, दूसरा जेजुनम आ जाता है, तीसरा इलियम आ जाता है। ठीक है, ग्रहणी पहला भाग होता है, सी आकार का होता है, इसमें पाचक रस को मिलाने का कार्य होता है। बात समझ में आ गया। दूसरा आता है जेजुनम, जो कि मध्य भाग होता है। बात समझ में आ गया, जिसमें पाचन या अवशोषण होता है। इलियम जो कि अधिकांश भाग होता है, छोटी आंत में सबसे ज्यादा भाग, इसमें भी पाचन या अवशोषण होता है। ये जो डायग्राम बनी पड़ी है, ये छोटी आंत की डायग्राम है, जो अमाशय से हमारा निकल के आ रहा है। ये भाग ग्रहणी कहलाती है, सी आकार का। उसके बाद जेजुनम होता है, सबसे ज्यादा भाग इलियम होता है। ये वाला टुकड़ा मेरा बड़ी आंत की टुकड़ा, किसका टुकड़ा है, बड़ी आंत का टुकड़ा है। और ये उंगली नमा कुछ दिख रहा है, ये उंगली नमा स्ट्रक्चर जो कि बड़ी आंत में पढ़ेंगे हम लोग। बड़ी आंत जब पढ़ेंगे ना तो उसमें पढ़ेंगे ये उंगली नमा स्ट्रक्चर जो है ना, इस तरह से ऐसा लिखना हो, इसको अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स, है ना, इसको अपेंडिक्स कहते हैं। इसका शरीर में कोई कार्य नहीं होता, कोई कार्य मनुष्य के शरीर में इसका कोई कार्य नहीं होता। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। बात समझ में आ गई। यानी कि छोटी आंत पूरी तरह से समझ में आ गई। अब किसकी बारी है, छोटी आंत नहीं, छोटी आंत के बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, हम लोग कुछ ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग कुछ ग्रंथि के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि छोटी आंत के बाद अगर बड़ी आंत में चले गए तो चैप्टर खत्म है, चैप्टर खत्म है। बड़ी आंत तो हमारा लास्ट हो जाएगा।
लास्ट हो जाएगी ना। इससे पहले हम लोग कुछ ग्रंथि के बारे में पढ़ लेते हैं, वो ग्रंथि क्या क्या कार्य करती है सब के बारे में पढ़ते हैं। बात समझ में आ गई? चलो सीधा वहां चलते। देख, पाचन ग्रंथियां कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन? लाल ग्रंथि, अग्न्याशय ग्रंथि और यकृत ग्रंथि। सबसे पहले लाल ग्रंथि को देखना है। लाल ग्रंथि हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि 3 जोड़ी में पाई जाती है। जो कि 3 जोड़ी में पाई जाती है। कौन कौन? पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल। ये 3 तरह का सलाइवरी ग्लैंड होता है। इनकी इनकी खासियत क्या है कि ये सलाइवा उत्पन्न करती है, यानी कि लाल उत्पन्न करती है, जो भोजन को लसलसा बनाती है। यहां तक तो समझे, लेकिन इसका मुख्य कार्य कुछ और भी है। ठीक है, अगर तुमसे कोई पूछा कि लार ग्रंथि का क्या, या हमारे मुख गुहा में या हमारे मुंह में लार का क्या कार्य है, क्या कार्य है, तो हम लोग वो तो लिख ही सकते हैं जो हम तुम लोग को बताएं। साथ में ये लिखोगे कि लार में लार एमाइलेस या एमाइलेज या टाइलिन, या समझो, या तो इसको लार एमाइलेस पढ़ो या एमाइलेज पढ़ो, या फिर इसका सिंगल वर्ड में एक नाम होता है टाइलिन। क्या नाम होता है? टाइलिन। ये सोचोगे क्या है? ये एक प्रकार का एंजाइम होता है। किसमें मौजूद होता है? लार में, सलाइवा में। किसमें मौजूद होता है? लार में, है ना। ये मौजूद होता है क्या? टाइलिन। सिंगल वर्ड में उसको टाइलिन नाम दिया है, या फिर उसको लार एमाइलेस बोलो या एमाइलेज बोलो। बात समझ में आ गया? लार में लार एमाइलेस या एमाइलेज या फिर क्या बोल लो, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। यह एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट क्या है? जब हम कोई भोजन खाते हैं, जब हम कोई भोजन खाते हैं, अगर उस भोजन का अवयव कार्बोहाइड्रेट है, अवयव बोलने का मतलब, अरे किसी भोजन में प्रोटीन होता है तो किसी में फैट होता है, वसा। फैट किसको कहते हैं? वसा। याद रखना, फैट किसको बोलते हैं? वसा को। फैट बोल लो। फैट होता है ना खाने में, जैसे कि लेज को सबसे ज्यादा मात्रा में फैट मौजूद होता है ना। तो ये सब चीज उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। तो जब हम कोई खाना खाते या भोजन ग्रहण करते, जब उनका अवयव जो कि कार्बोहाइड्रेट है, उस भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा का पाचन करता है कौन? लार। जो कि लार में एक खास प्रकार का एंजाइम होता है जिसको हम लोग टाइलिन बोलते हैं या लार एमाइलेज बोलते हैं। बात समझ में आ गया? जो कि किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का 30% पाचन करता है। कितना परसेंट पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का 30% पाचन करता है। यानी कि लार ग्रंथि में स्रावित होने वाली एंजाइम कौन होती है? जो स्रावित होती है, निकल के बाहर आती है, स्रावित होती है, तो कौन एंजाइम होता है? लार एमाइलेज या फिर टाइलिन बोल लो। बात समझ में आ गया कि नहीं आया? अब स्टार्च, जो हमारा स्टार्च यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है, एक्चुअली में वो पॉलीसेक्राइड होता है, जो कि छोटे पॉलीसेक्राइड में बदल जाता है। क्या होता है? पॉलीसेक्राइड। याद करो, एक बार केमिस्ट्री में जब स्टार्च आया था तो पॉलीसेक्राइड का नाम लिए थे। हम बोले थे कि भाई आने दो बायोलॉजी तब बताते हैं। याद आया? याद तो नहीं आया होगा, जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, स्टार्च की बात आई थी केमिस्ट्री वाले में, तब उसमें पॉलीसेक्राइड का रिएक्शन हम लोग देखे थे। पॉलीसेक्राइड, तो ये हमारा स्टार्च जो कि कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है, तो वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट? पॉलीसेक्राइड होता है। कौन होता है? पॉलीसेक्राइड स्टार्च, जिसको हम लोग किसमें बदल जाता है? लार या एमाइलेज या टाइलिन के, लार एमाइलेज या टाइलिन के मदद से किसमें बदल दिया जाता है? छोटे पॉलीसेक्राइड में बदल दिया जाता है। बात समझ में आ गया? यानी कि पॉलीसेक्राइड को किसमें बदल दिया जाता है? छोटे पॉलीसेक्राइड में बदल दिया जाता है। किसके द्वारा भाई? टाइलिन द्वारा। बात समझ में आया? यानी कि लार ग्रंथि में ज्यादा से ज्यादा हम लोग ये जरूर जानते हैं कि लार ग्रंथि 3 जोड़ी में पाया जाता है। 3 जोड़ी क्या क्या होता है वो अपने को पता है, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल। इसके अलावा लार ग्रंथि का एक कार्य होता था जो कि सलाइवा उत्पन्न करती थी, और सलाइवा हमारे मुख गुहा में आती है, जो कि लसलसापन लाती है। ठीक है, लार जिसको कहते हैं। और लार में ही, लार ग्रंथि नहीं, लार में ही एक और लार में जो एंजाइम मिला होता है, उस एंजाइम को ही हम लोग टाइलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइलिन बोलते हैं या लार एमाइलेज बोलते हैं, जो कि किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है 30% के आसपास, है ना। अब इसमें क्या होता है? स्रावित होने वाली एंजाइम लार ग्रंथि में कौन होती है? लार एमाइलेज या टाइलिन। अगर तुमसे ये पूछ दे
कि भाई साहब कि लार एमाइलेज में लार तो निकलते हैं, उसका एक नाम हो गया लार, लेकिन एंजाइम का क्या नाम है? मतलब उस जूस को हम लार बोल दिए, उस जूस को हम क्या बोल दिए? लार बोल दिए। एक्चुअली में उसका कुछ तो नाम होगा, उसमें किसी प्रकार का एंजाइम तो आ रहा होगा, क्योंकि एक चीज जान लो, जैसे कि जठर ग्रंथि जठर रस बोल दिए, अब जठर रस में बहुत सारे एंजाइम होते हैं जिनका अलग अलग नाम है। क्या है? अलग अलग नाम है। हम लोग तो बस सबको बोल दिए पाचक रस, एंजाइम। पाचक रस मतलब वो रस जो पाचन की क्रिया में मदद करता है, लेकिन उस पाचक रस का नाम नहीं पढ़ते हैं, है ना? अब उसको जानना है, अब उसको जानना है, कुछ कुछ नाम जानना है कि भाई अग्न्याशय ग्रंथि में कौन कौन से पाए जाते हैं, छोटी आंत की दीवार पे कौन कौन सी पाई जाती है। बहुत तरह के बात हम लोग को अभी बहुत तरह का एंजाइम देखना है। सबसे पहला एंजाइम लार ग्रंथि में ही हम लोग देख लिए, जो कि लार में मौजूद होता है, लार एमाइलेज या टाइलिन। समझ में आ गया? जो कि स्टार्च यानी कि पॉलीसेकेराइड को छोटे पॉलीसेकेराइड में बदल देता है। इसके बाद एक मेन पॉइंट लिखे हैं हम लोग, इसको थोड़ा गौर से देखना कि अमाशय में, अमाशय बोले तो हमारा पेट में, अमाशय में ऑक्जेंटिक कोशिकाएं पाई जाती है, ऑक्जेंटिक कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी कोशिकाएं? ऑक्जेंटिक कोशिकाएं पाई जाती है। बात समझ में आए? ये एक प्रकार का सेल पाया जाता है, ऑक्जेंटिक सेल पाया जाता है, जो कि किसका स्त्रावन करती है? HCl का स्त्रावन करती है। तुम लोग पूछते थे ना कि HCl कहां से आता है? HCl हमारे पेट में कहां से आता है? अम्लीय माध्यम कैसे तैयार होता है? तो अम्लीय माध्यम तैयार होता था, अम्लीय माध्यम कैसे तैयार होता है? जब अम्ल पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदल देता है तो वहां पे एक अम्लीय माध्यम तैयार हो जाता है। वो अम्ल आता कहां से है? इसी कोशिका से, जिसको हम लोग ऑक्जेंटिक कोशिकाएं कहते हैं। ऑक्जेंटिक कोशिकाएं पाई जाती है जो HCl का स्त्रावन करती है। जो किसका स्त्रावन करती है? HCl का स्त्रावन करती है। बात समझ में आ गई? यानी कि हम लोग पहला लार ग्रंथि को कंप्लीट कर लिए। किसको कंप्लीट कर लिए? लार ग्रंथि को कंप्लीट कर लिए पूरी तरह से। पहले तो मुख गुहा में इसको पढ़े ही थे, उसके बाद अभी पढ़ लिए। अब मुख गुहा में हम लोग बस इतना ही जानते थे कि इसमें ये क्या उत्पन्न करती है? लार उत्पन्न करती है। अब लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो टाइलिन या लार एमाइलेज, जो कि किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का। भोजन के अवयव में जब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा आती है ना, उसका पाचन करता है हमारा कौन? ये टाइलिन। बात समझ में आ गई? अब जो मेन मुद्दा उठता है वो कौन सा उठता है कि एक क्वेश्चन आती है। सबसे पहले ये जान लो, एक क्वेश्चन आती है, ठीक है? इसको बिठाएगा। एक क्वेश्चन आती है जो बराबर पूछी गई है या फिर आगे कहीं यूज होगा। काइम किसे कहते हैं? बात समझ में आ रहा है? काइम किसे कहते हैं? ऐसा एक क्वेश्चन आएगा कि भाई साहब काइम, काइम किसे कहते हैं? बात समझ में आ रहा है? किसे कहते हैं? काइम किसे कहते हैं? बात समझ में आया? अब ये चीज का उत्तर अपने को देना है, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। काइम, इसका नाम तो पहली बार सुन रहे होगे, पता तो होगा नहीं काइम किसे कहते हैं। बात पहली बार नाम भी सुन रहे हो इसका, है ना? और ये अब इसका ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो पूछा ही गया है, काइम किसे कहते हैं। एक्चुअली इसमें एकदम छोटा सा आंसर है, इसका कोई बड़ा चीज नहीं है। ये है, काइम कहते हैं अमाशय में जब जठर रस मिला हुआ भोजन होता है ना, अमाशय में, अमाशय में, ठीक है, पहले लिख ही लो। अमाशय में, अमाशय में जठर रस, है ना? कौन सा रस? जठर रस मिला हुआ भोजन, मिला हुआ भोजन क्या कहलाता है? कायम कहलाता है। मेरी बात को पहले समझ लो, फिर टाइम देंगे। कायम किसे कहते हैं? कायम क्या होता है? तो कायम तुमको आगे इस वर्ड का यूज होगा एंजाइम में, जब एंजाइम का नाम लेंगे उसमें कायमो ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन ऐसा बोलेंगे, ठीक है? तो वहां पे इसी कायम के बारे में बात हो रही होगी, ठीक है? जैसे कि ट्रिप्सिन नाम लिए, ट्रिप्सिन के बाद काइमोट्रिप्सिन बोल देंगे, आगे ऐसा ऐसा एंजाइम का नाम लेने वाले हम। तो काइमोट्रिप्सिन वही हो गया। तो काइमोट्रिप्सिन तो तभी समझ पाएंगे ना जब हम कायम को समझे। तो कायम वही होता है जब अमाशय में जठर रस मिला हुआ जो भोजन होता है ना, जब हमारा भोजन अमाशय में गया, वहां जठर रस के साथ वो कुछ अच्छी तरीके से मिल गया, तब उसका एक नाम बना देते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? कायम। बात समझ में आ गया? क्या बोलते हैं उसको? कायम। याद रहेगा ना, कायम किसे कहते हैं? अमाशय में जठर रस मिला हुआ भोजन को कायम कहते हैं। बात समझ में आया? नोट डाउन करो इसको।
दूसरा क्या है? अग्न्याशय ग्रंथि, है ना। अग्न्याशय ग्रंथि जो कि जिसे हम मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ये 6 से 8 इंच लंबी होती है। कितने? 6 से 8 इंच लंबी होती है, यू आकार की होती है। किस आकार की होती है भाई साहब? यू आकार की होती है। ये स्थित कहां होती है? तो तुम लोग का जो वो फिगर है ना, ह्यूमन कैनल वाला, डाइजेस्टिव कैनल वाला जो फिगर है, उसमें देखोगे जो हमारा अग्न्याशय है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेनक्रियाज ना। क्या बोलते? पेनक्रियाज बोलते ना। ये पेनक्रियाज कहां स्थित होती है? तो यकृत यानी कि लीवर और ग्रहणी। ग्रहणी क्या थी? छोटी आंत का पहली भाग। छोटी आंत का पहली भाग जो अमाशय से जुड़ा रहता था, जो हम डायग्राम बनाए थे कि अमाशय से ऐसे जोड़ा हुआ था, यहां से ऐसे, है ना। ये हमारा सी आकार का था, मतलब दैट मीन्स ऐसे घुमा हुआ था ना, ऐसे था ना। ये ग्रहणी बोले थे। एक्चुअली तुमको पता है कि अमाशय और ग्रहणी के बीच में क्या होता है? यकृत। और यकृत के नीचे क्या, यकृत के पास और ग्रहणी के इस दोनों से घिरा होता है हमारा क्या? हाँ, अग्न्याशय। क्या क्या घिरा होता है? अग्न्याशय, पेनक्रियाज हमारा। यहां पे हमारा लीवर और किससे? ग्रहणी से क्या घिरा होता है हमारा? पेनक्रियाज। बात समझ में आ गया? क्या घिरा होता है? वहां गौर से देखो, सब डायग्राम के पास देखो, तुमको ये दिखेगा डायग्राम, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम देखो। अग्न्याशय हमारा कहां स्थित है? यकृत और ग्रहणी के से घिरी होती है। किससे घिरी होती है? यकृत और ग्रहणी से घिरी होती है। ग्रहणी जिसको समझ नहीं आ रहा वो अभी जस्ट पढ़े कि नहीं पढ़े? छोटी आंत का सबसे पहला भाग। उसके बाद इसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। मिश्रित ग्रंथि क्यों भाई? क्योंकि ये अंतःस्रावी भी होता है और बहिःस्रावी भी होता है। अब अंतःस्रावी क्या होता है, बहिःस्रावी क्या होता है, ये चीज को जानेंगे। तो सबसे पहले ये जान लो, अग्न्याशय ग्रंथि 6 से 8 इंच लंबी होती है, यू आकार की होती है, यकृत और ग्रहणी से घिरी होती है और मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि ये दोनों स्त्रावी होते हैं, अंतःस्रावी भी होते हैं और बहिःस्रावी भी होते हैं। बात अभी चलते हैं कि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी क्या होता है। पहले उस चीज को हम लोग देखेंगे कि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी में ये क्या क्या स्त्रावन करता है, उस चीज को देखेंगे। चलो, हम बोले थे कि क्या अग्न्याशय ग्रंथि क्या होती है? मिश्रित ग्रंथि होती है। क्यों मिश्रित होती है? क्योंकि अंतःस्रावी भी होती है और बहिःस्रावी भी होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि में हार्मोन हमारा, जो कि इनुसुलिन नामक हार्मोन हमारा स्त्रावन होता है। कौन सा स्त्रावन होता है? हार्मोन। कौन हार्मोन भाई? इनुसुलिन। इनुसुलिन कौन सा? इनुसुलिन हार्मोन जिसके कमी की वजह से मधुमेह रोग होता है ना, डायबिटीज जिसको बोलते हो, मधुमेह रोग होता है। इसी की कमी से भाई, इसी हार्मोन की कमी से किसका रोग होता है? डायबिटीज जिसको बोलते हो, मधुमेह वाला। यह अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या, किस चीज का स्त्रावन होता है? हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इनुसुलिन। इनुसुलिन का कार्य होता है शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रित करना। रक्त शर्करा को नियंत्रित करना इनुसिन का पहला काम। दूसरा, आंतों में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? इनुसुलिन आंतों में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। वही स्त्रावी जो कि हम लोग का मेन है, ये तो भाई साहब ठीक है। वही स्त्रावी जो कि अभी पूरी तरीके से हम लोगों को पढ़ना है, इसको ध्यान से समझना है। इसको तो हम लोग समझ गए कि अंतःस्रावी ग्रंथि जो है किस चीज का स्रावन करती है? हार्मोन। किस हार्मोन? इनुसुलिन, जिसका कार्य होता है रक्त शर्करा को नियंत्रित करना, छोटी आंत में किसका पाचन करना? प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। ये भी करती है और ये काम ये भी करती है, ये काम ये भी करती है, ये काम ये भी करती है, ये भी पाचन का काम करती है छोटी आंत में। लेकिन पढ़ना इसको है। क्या करते? बहिःस्रावी ग्रंथि अग्न्य किसका स्त्रावन करता है? ये अग्न्याशयी, क्या कहते हैं? अग्न्याशयी रस का, यानी कि पेनक्रियाज जो जूस निकालती है ना, उसका स्त्रावन करती है कौन? बहिःस्रावी ग्रंथि। लेकिन उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लूकागोन। क्या कहते हैं? ग्लूकागोन कहते हैं। किस चीज का? जो हमारा पेनक्रियाज जूस निकालती है ना, उसका नाम होता है ग्लूकागोन। तो पेनक्रियाज के जूस में क्या क्या कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं? ध्यान से सुनना। लाइपेस, एमाइलेस, न्यूक्लियस नामक एंजाइम पाए जाते हैं। एमाइलेस, लाइपेस, न्यूक्लियस। कहीं कहीं पे ये एमाइलेज
कहीं कहीं पे ये लाइपेज, कहीं कहीं पे न्यूक्लिएज लिखा होगा। बात एक ही है, बात एक ही है। लाइपेज बोल लो, एमाइलेज बोल लो या लाइपेज बोल लो, जो लगा होगा, है ना, तो घबराने की बात नहीं। यानी कि हमारा जो जूस होता है ना पेनक्रियाज का, जिसको हम लोग ग्लूकागोन कहते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, उसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? लाइपेज, एमाइलेज, न्यूक्लियस नामक एंजाइम पाए जाते हैं। इन्हीं सब एंजाइम का हम लोग भोजन पदार्थ के अवयवों के साथ देखेंगे कि ये एंजाइम भोजन में मौजूद अवयव के साथ क्या मिल के किस चीज में बदल देता है। तो वही हम लोग का जो बुक में चार्ट दे रखा ना, वो यही चीज दे रखा है कि हमारा जो लाइपेस होता है, हम जो कोई भोजन खाएं, उस भोजन के अंदर ये किस अवयव को पकड़ के किस चीज में बदल देगा। तो उन सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो ये हो गया अग्न्याशय में। छोटी आंत में भी मौजूद होती है एंजाइम्स। किसमें मौजूद होती है? छोटी आंत में भी, दीवार ग्रंथि में भी मौजूद होती है, जिसको हम लोग अंत ग्रंथि कहते हैं। उसमें भी हम लोग देखेंगे कि क्या होता है नहीं होता है। तो अभी हम लोग का यहाँ पे अग्न्याशय ग्रंथि खत्म हो रहा है। अग्न्याशय ग्रंथि के जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या क्या कार्य करते हैं उसको जरूर देखना है। लेकिन अभी हम लोग समझ गए अग्न्याशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा जाता है, क्योंकि अंतःस्रावी भी होते हैं और बहिःस्रावी भी होते हैं। अंतःस्रावी क्यों? अंतःस्रावी ग्रंथि में किस चीज का स्रावन होता है? हार्मोन का। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन का, जिसका कार्य दोनों रखे। ठीक है। उसके बाद बहिःस्रावी में अग्न्याशय सही रस का, यानी कि पेनक्रियाज का जो जूस होता है उसका स्रावन होता है, जिसको हम लोग ग्लूकागोन कहते हैं। उसमें मौजूद एंजाइम्स लाइपेज, एमाइलेज और न्यूक्लियस होते हैं। लाइपेज, एमाइलेज और न्यूक्लियस होते हैं, या फिर लाइपेज, एमाइलेज और न्यूक्लियस होते हैं। ये एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं। किसमें भाई? पेनक्रियाटिक जूस में। समझ में आ गया? पेनक्रियाटिक जूस में, या फिर ग्लूकागोन कह लो उसको। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये सब एंजाइम्स इसमें मौजूद होते हैं, और ये सब एंजाइम्स मिलके क्या कांड करते हैं, वो कांड को पढ़ना है। बस आज के लिए इतना। समझ में आ गया? चलो देखो, ये सब एंजाइम्स जो है हमारे, किसके एंजाइम्स है? अग्न्याशय के। पेनक्रियाटिक जूस है। क्या है? पेनक्रियाटिक जूस है। यानी कि प्रोटीन का जो पाचन होता है किस प्रकार, जैसे कि प्रोटीन यहां पे कहां से आएगा? हमारे खाद्य पदार्थ से ना। प्रोटीन कहां से आएगा? खाद्य पदार्थ से। अगर खाद्य पदार्थ के अवयव हो गए, ये बीच वाले सारे क्या हो गए? खाद्य पदार्थ के अवयव हो गए। जो हम खाना खाते हैं तो किसी में क्या होता है भाई? प्रोटीन होता है, किसी में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो किसी में वसा मतलब फैट होता है। बात समझ आ रहा है? तो उसके साथ कौन से एंजाइम मिलके क्या करते हैं देखते हैं। प्रोटीन पाचन के लिए क्या होता है कि जो ट्रिप्सिन होते हैं, ट्रिप्सिन हमारा क्या है बताए थे? पेनक्रियाटिक जूस है, एंजाइम है। अग्न्याशय के जो जूस होते हैं उसमें उसका एक एंजाइम भाई ट्रिप्सिन, जो कि प्रोटीन को किसमें बदल देता है? पेप्टाइड में। ये पेप्टाइड हो जाते हैं सरल अणु, एकदम सरल अणु में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? सरल अणु में बदल जाता है। जो प्रोटीन होता है ये जटिल अणु होता है। कैसा होता है? जटिल अणु होता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन के जटिल अणु को सरल अणु में बदल देता है। प्रोटीन के जटिल अणु को किसमें बदल देता है? सरल अणु में बदल देता है। कौन भाई? ट्रिप्सिन। जो सरल अणु होता है उसी का नाम होता है पेप्टाइड। क्या नाम होता है? बात समझ में आ रही है? यानी कि ट्रिप्सिन प्रोटीन के जटिल अणु को सरल अणु में बदल देती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पेप्टाइड। फिर आता है काइमोट्रिप्सिन। क्या आता है? काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन क्या होता है? काइम क्या? अमाशय में जठर रस से मिला हुआ भोजन काइम कहलाता है। अब उसमें अब हमारा ट्रिप्सिन मिल गया तो क्या कहलाएंगे? काइमोट्रिप्सिन। क्या कहलाएगा? काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन भी प्रोटीन को किसमें बदलता है? पेप्टाइड में। यानी कि प्रोटीन का पाचन हमारे यहाँ कैसे होता है? कौन करता है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? जो भी प्रोटीन होते हैं उसके जो जटिल अणु होते हैं उसको सरल अणु में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं? सरल अणु में बदल देते हैं। सरल अणु को हम लोग क्या कहते हैं? पेप्टाइड कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आएगा कार्बोहाइड्रेट पाचन के लिए। क्या आएगा?
कार्बोहाइड्रेट पाचन। कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारा कौन करता है? एमाइलेज। एमाइलेज भी पेनक्रियाटिक जूस है। अग्न्याशय का वो एंजाइम्स है कौन? एमाइलेज। कहीं पे एमाइलेज भी लिखा रहेगा, कहीं पे एमाइलेज भी लिखा रहेगा, है ना, जो तुम लोग के स्वेच्छानुसार जो समझ में आ रहा। एमाइलेज ये क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का पाचन, जो हमारा स्टार्च होता है उसको माल्टोस में बदल देते हैं। मतलब इसका जो सरल अणु में इसको बदलेंगे, इसका जो सरल अणु में बदलाव होगा, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि पाचन तंत्र में हमारा जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में बदलकर निष्कासित होता है, बहिक्षेप होता है। तो यानी कि हमारा हर एक चीज का पाचन तभी होगा वो जटिल से जब क्या हो? सरल में। यानी कि हमारा स्टार्च जटिल से सरल में बदला होगा। कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, किसी किसी में फैट होता है, किसी में प्रोटीन युक्त होता है। अब जिस प्रकार का भोजन हम ग्रहण करेंगे, अगर उसमें जैसा अवयव होगा उस प्रकार का क्या होगा? हमारे अंदर क्या जाएगा? खाद्य पदार्थ का अवयव। मेरी बात समझ रहा है? प्रोटीन युक्त खाना खाएगा तो तुम्हारे यहाँ पाचन किसका होगा? प्रोटीन। प्रोटीन का पाचन करने के लिए ट्रिप्सिन मौजूद है ना, वो ट्रिप्सिन भाई उसको सरल अणु में बदलेगा, जिसको हम लोग पेप्टाइड कहते हैं। उसी प्रकार जब कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को वो क्या करता है? एमाइलेज स्टार्च को जब सरल अणु में तोड़ता है तो उसको माल्टोस कहते हैं। या तो माल्टोस बोल लो या तो माल्टोज बोल लो, कहीं कहीं पे 100 की जगह जो रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। ग्लूकोज रहेगा या ग्लूकोज रहेगा, घबराने की बात नहीं। ये समझ गए? यानी कि प्रोटीन। अब आती है वसा पाचन के लिए। वसा मतलब क्या? हमारा फैट। हमारा क्या होता है? फैट। यानी कि लाइपेज नामक एंजाइम, जो कि पेनक्रियाटिक जूस है, जो पेनक्रियाटिक जूस का एक एंजाइम है ना, ये लाइपेज कहो या लाइपेज कहो, ये वसा के जटिल कण को सरल कण में बदलते हैं। यानी भाई ये सब भाई साहब तो वही करना है, जटिल को किसमें बदलना है? सरल में। तो भाई जटिल का नाम सरल का नाम बदल जाता है, सरल का एक नाम रख दिया जाता है। जैसे यहाँ पेप्टाइड, यहाँ पे जब स्टार्च को सरल स्टार्च अणु के रूप में तोड़ा जाएगा तो माल्टोस, है ना, माल्टोस। उसी प्रकार जब लाइपेज हमारा फैट का पाचन करता है, किसका पाचन करता है? ये जटिल कण को सरल कण में बदलता है, जिसे वसा अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वसा अम्ल भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। उसके बाद आती है आंत ग्रंथियां। अब हम तुमको यह बोले ना कि आंत में भी हमारा बहुत तरह का एंजाइम्स होता है, वहां भी पाचन होता है। तो वो ग्रंथियां, अगर एंजाइम्स है तो ग्रंथियां होंगी, एंजाइम्स है तो क्या होंगी? ग्रंथियां होंगी, क्योंकि बिना ग्रंथि का एंजाइम्स किधर से? बात समझ पा रहे हो? यानी कि आंत ग्रंथि, छोटी आंत के दीवार पर कई ग्रंथियां होती है। छोटी आंत का जो दीवार होता है उस पे कई, हाँ, अंदर से उस पे कई ग्रंथियां होती है। इनका स्त्राव आंत्ररस या सक्कस एंट्रिकस कहलाता है। या तो उनका जो एंजाइम्स निकलेंगे उससे, जो है ना, हमारी छोटी आंत की दीवार पे जो ग्रंथियां होती है उनसे जो रस निकलेंगे, बात समझ रहे? उस रस को हम लोग क्या बोलेंगे? आंत्र रस बोलेंगे या सक्कस एंट्रिकस बोलेंगे। सक्कस एंट्रिकस बोलेंगे। बात समझ में आ रहा? उससे जो रस निकलता है उसको क्या बोलते हैं? सक्कस या एंट्रिकस या आंत्र रस। क्या बोलेंगे? आंत्र रस कहलाता है। तो इसका मतलब क्या है? ये चीज कहां से निकल रहा था? पेनक्रियाज से, यानी कि अग्नाशय से। अग्नाशय का अंदर में जो कुछ उसका अग्नाशय रस होता है, अग्नाशय रस होता है, उस रस के एंजाइम्स थे क्या क्या भाई? एमाइलेज, ट्रिप्सिन और, हाँ, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, कैमोट्रिप्सिन, लाइपेज और एक और था न्यूक्लियो, है ना। तो ऐसे करके इन सारे एंजाइम्स कौन पाचन के, प्रोटीन पाचन में किसका काम आता है? ट्रिप्सिन का। यानी कि हमारे पेनक्रियाज जो होते हैं, पेनक्रियाज में जो ट्रिप्सिन होता है वो किस काम आता है? प्रोटीन पाचन के काम आता है। जो हमारा एमाइलेज होता है कार्बोहाइड्रेट पाचन के काम आता है, और जो हमारा लाइपेज होता है वसा पाचन के काम आता है। बात समझ में आ गई? आ गई ना? ये तो थे। अब आंत ग्रंथियां हैं, है ना, छोटी आंत की दीवार पर कई ग्रंथियां होती है। इनका स्त्राव आंत्ररस या सक्कस एंट्रिकस कहलाता है। अब इसके अंदर जो जूस होंगे, इसके एंजाइम्स होंगे, उसको भी हम लोग देखते हैं कि नहीं देखेंगे? हम लोग उसका भी देखेंगे भाई, वो क्या क्या हमारा क्या करेगा?
पाचन करेगा या फिर उसका क्या काम है ना। तो उसको हम लोग किस प्रकार लिखेंगे, आंतरीय रस। क्या लिखेंगे, आंतरीय रस। चलो अब उसको पढ़ते हैं, किसको, आंतरीय रस को। ये हमारा सारा क्या था, अग्न्याशय रस। अब किसका आएगा, आंतरीय रस, जिसको हम लोग आंतरीय रस यानी कि जो कि कहां से निकलती है, आंत ग्रंथि से निकलती है। उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं, उनका कार्य क्या होता है, बात समझ में आ गई। उनके अंदर कौन कौन से एंजाइम, उसका क्या कार्य, पढ़ते हैं अभी। चलो आंतरीय रस क्या है, आंतरीय रस कहां से आती है, आंतों के दीवार पर, जो छोटी आंत की दीवार पर जो ग्रंथि होती है ना, उसके द्वारा स्त्रावित रस। कौन कौन भाई साहब, माल्टेस। माल्टेस यानी कि अब देखो, ये जो माल्टोस था, ये अग्नाशय के रस द्वारा जब ये सरल कण में तब्दील हुआ था, मतलब जब अग्नाशय में, चलो वापस, अग्नाशय का जो जूस था वो क्या किया था कि जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ा था ना। उसके द्वारा जो तोड़ा हुआ अब जो पदार्थ आएगा, कहां आएगा, आंत में आएगा कि नहीं आएगा। तब तक उसको जटिल से सरल कर दिया, कौन, अग्न्याशय का रस, है ना। अब वो कहां आ गई, छोटी आंत में आ गई। कहां आ गई, छोटी आंत में आ गई। अब ये माल्टोस, याद आया, माल्टोस कहां निर्माण हुआ था, कार्बोहाइड्रेट को बदल दिया था, उसके कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च का जटिल का सरल कर दिया था, उसका नाम क्या पड़ा था, माल्टोस। अब ये माल्टोस आ गया, यहां पे मौजूद होता है माल्टेज, जो कि आंतरीय एंजाइम होता है। ये माल्टेज होगा या माल्टेस होगा, कंफ्यूज मत होना, बात समझ में आया। ये माल्टेस इस माल्टोस को किसमें बदल देता है, ग्लूकोज में। किसमें बदल देता है, ग्लूकोज में, विच कुछ एनर्जी के साथ, कुछ एनर्जी के साथ, है ना। फिर यहां लैक्टेस, लैक्टोज को किसमें बदल देता है, ग्लूकोज में। इवन यहां छोटी आंत में आने के बाद हर एक सरल कण किस रूप में आ जाते हैं, ग्लूकोज के रूप में। किसके रूप में आ जाते हैं, ग्लूकोज में। सुक्रेस, इनके बारे में हम कल बताए थे ना, सुक्रेस किसको कहते हैं, कौन से एंजाइम, सुक्रेस सुक्रोज को ग्लूकोज में बदल देता है, जिसको इन्वर्टेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्वर्टेस भी कहते हैं। यानी कि आंतरीय रस, आंतरीय रस क्या करते हैं, जो अग्न्याशय के जो रस होते हैं उसके द्वारा जो जटिल को सरल में बदला जाता है, अब वह सरल पदार्थ छोटी आंत में आते, अब पुनः उसको छोटी आंत के अंदर जो आंतरीय रस मौजूद होते हैं, जो एंजाइम मौजूद होते हैं, वो पुनः उसको किसमें बदलने लगते हैं, ग्लूकोज में, विथ सम एनर्जी, कुछ ऊर्जा के साथ बदलने लगते हैं। माल्टेस माल्टोस को ग्लूकोज में बदल देता है, लैक्टेस लैक्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। यह जो माल्टोस लैक्टोस सुक्रोस है, ये सरल कण बन चुका था पहले, किसके अग्न्याशय के एंजाइम द्वारा। बात समझ में आ गई, आ रही है लड़के, है ना। और ये जो लैक्टेस है, माल्टेस है, सुक्रेस है, ये सब एंजाइम आंतरीय एंजाइम कहलाते हैं, आंतरीय रस के एंजाइम कहलाते हैं। बात समझ में आ गई, बस इतना ही एंजाइम के बारे में जानना है। एक तो भाई वहां पे कौन कौन से, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, है ना, एमाइलेज, लाइपेज, जो यहां पे माल्टेस लैक्टेस सुक्रेस, समझ में आ गया, माल्टेस लैक्टेस सुक्रेस। बस इतना ही एग्जाम के लिए काफी हो जाएगा, अगर पूछेगा भी तो। बात समझ में आ गई, इतना ही एग्जाम के लिए काफी हो जाएगा, अगर पूछेगा भी तो। बात समझ में आए। अब एक क्वेश्चन आती है ना कि अग्न्याशय को मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा जाता है, अग्न्याशय को यानी कि पेनक्रियाज को मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा जाता है, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों होती है, ये पहली पॉइंट। उसके बाद हम बोले इसके है ना, इसके बहिःस्रावी भाग, बहिःस्रावी भाग, इसका जो बहिःस्रावी भाग होता है, पेनक्रियाटिक जूस का स्त्राव करता है, किसका, उसके अंदर से पेनक्रियाटिक जूस का स्त्राव करता है, इसके क्षारीय माध्यम में कार्य करने वाले एंजाइम। अब बात आती है कि अम्लीय माध्यम तो समझे ही थे, क्या नहीं समझे थे, अम्लीय माध्यम तो समझे ही थे। अब ये क्षारीय माध्यम किधर से आ गई, बात समझ, ऐसा क्वेश्चन आएगा। अम्लीय माध्यम, तो ये क्षारीय माध्यम होता है किसके द्वारा, ये कर देता है पित्त हमारा काम, अम्लीय भोजन को क्षारीय भोजन में बदल देता है।
कौन कर देता है यह काम? पित्त हमारा, जो कि हमारा पित्त का निर्माण कौन करती है? लीवर करती है, यकृत ग्रंथि करती है, यकृत करती है। वो क्या करती है? पित्त का निर्माण करती है। और वो पित्त कहां संग्रहित होता है? पित्ताशय में। कहां संग्रहित होता है? पित्ताशय में, जिसको इंग्लिश में गॉल ब्लैडर कहते हैं। पित्ताशय में जाके संग्रहित होती है। ये पित्त भाई साहब क्या करते हैं? जो अम्लीय भोजन होते हैं या जो अम्लीय माध्यम होते हैं उसको क्षारीय माध्यम में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं? क्षारीय माध्यम में बदल देते हैं। और क्षार जिसको समझ नहीं आ रहा है उसको, तुम लोग को तो क्षारीय समझ में आ ही रहा है, तुमको भी क्षारीय माध्यम समझ में आ जाएगा। केमिस्ट्री का अम्ल भस्म वो वाला पढ़ोगे तो चैप्टर, है ना? क्षारीय माध्यम में बदल देता है। क्षारीय तुमको समझा देते हैं, जो भस्म का जलीय विलयन होता है ना, उसको एक्चुअली हम लोग क्षारीय कहते हैं। ठीक है, भस्म का जो जलीय विलयन होता है ना, उसको हम क्षारीय कह देते हैं। अगर नहीं तो क्षारीय को वहां केमिस्ट्री में अच्छे से समझ ही जाओगे। तो हम लोग यहाँ पे अभी सिंपल सी बात जानते हैं कि इसका जो क्षारीय माध्यम है, मतलब इसके जो अग्न्याशय का जो एंजाइम्स होता है वो कहां पे अपना कार्य करती है? क्षारीय माध्यम में। और ये क्षारीय माध्यम किसके द्वारा बना हुआ होता है? ये पित्त हमारा अम्लीय भोजन को क्षारीय भोजन में, अगर सिंपल सी बात समझे तो अम्लीय भोजन को क्षारीय भोजन में बदल देता है। समझ में आ रहा है? या फिर अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में बदल देता है। तो इसके क्षारीय माध्यम में कार्य करने वाले एंजाइम जैसे कि प्रोटीन, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। ठीक है, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है कौन? अग्न्याशय के बहिस्त्रावी भाग के कुछ एंजाइम। ठीक है, वो कौन कौन से है भाई साहब? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन हमारा प्रोटीन का पाचन करता है, एमाइलेज हमारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, लाइपेज हमारा वसा का पाचन करता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है ना? अगर तुमसे कभी क्वेश्चन आ भी गया कि अग्न्याशय को मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा जाता है? अग्न्याशय को मिश्रित ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी दोनों होते हैं। और इसके बहिस्त्रावी भाग किसका? अग्न्याशय के रस का स्त्राव करती है। इसके क्षारीय माध्यम में कार्य करने वाले एंजाइम किसका पाचन करते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन करते हैं। वो कौन कौन से हैं भाई साहब? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, है ना? ट्रिप्सिन, प्रोटीन, एमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट, लाइपेज, वसा का। बात का समझ में आ गई? अब चलते हैं, दो ग्रंथि खत्म हो गया। पहला तो लार ग्रंथि, फिर दूसरा क्या हमारा? अग्न्याशय ग्रंथि। अब एक आती है यकृत ग्रंथि। ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। वैसे यकृत ग्रंथि क्या होती है? यकृत जो है, यकृत हमारी बात, लीवर, किसकी बात करेंगे? लीवर। ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है ना? तो इसका हम लोग अभी पढ़ेंगे क्या? हम लोग हाँ, लास्ट वाला ग्रंथि कौन है? यकृत। यकृत के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद बरियात, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगी, है ना? उसके बाद ही चैप्टर खत्म हो जाएगी हमारा पोर्शन। तो अभी हम लोग सबसे पहले किसको देखेंगे? ये तो हमारा अग्न्याशय ग्रंथि का खत्म हो गया सारा। हम बोले थे कि अग्न्याशय ग्रंथि को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। अंतःस्त्रावी भी पढ़े जिसमें हार्मोन आया था इंसुलिन, है ना? उसके बाद बहिस्त्रावी भाग में अग्न्याशयी रस का स्त्राव हुआ था, पैनक्रियाटिक जूस का स्त्राव हुआ था। उस जूस में हमें कुछ एंजाइम्स मिले थे, जिसमें से मुख्य 3 एंजाइम्स जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पाचन में सहायक होते हैं। तो इनका नाम जाने थे, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। बात समझ में आ गई? अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं कहां पे? यकृत ग्रंथि पे, है कि नहीं? यकृत जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, इसका भार करीब 1.5 किलोग्राम के आसपास होता है। 1.5 किलोग्राम होता है इसका भार। करीब कितना होता है? 1.5 किलोग्राम होता है। ये किसका निर्माण करती है? पित्त, जिसको इंग्लिश में बाइल कहते हैं, इसका निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? पित्त का निर्माण करती है ना? तो ये पित्त का निर्माण करती है। और निर्माण हुआ पित्त, निर्माण हुआ पित्त पित्ताशय में संग्रहित होता है। पित्ताशय, जिसको हम लोग गॉल ब्लैडर कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर कहते हैं। कहां पे संग्रहित होता है? पित्ताशय में संग्रहित होता है। या और पित्त जो है हमारा अम्लीय भोजन को क्षारीय भोजन में बदल देता है। किसमें बदल देता है? अम्लीय भोजन को क्षारीय भोजन में, या फिर अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में बदल देता है। बात समझ में आई? भले हम लोग तीन ग्रंथि के बारे में, यानी कि सभी के 3 पाचन ग्रंथि के बारे में पढ़े थे। किसके किसके बारे में पढ़े थे? 3 पाचन ग्रंथि के बारे में पढ़े अभी। तो पहले लार ग्रंथि के बारे में पढ़ लिए कि वो सलाइवा तो देती है, साथ साथ किसका? लार एमाइलेज का भी
स्त्रावन करती है। लार में एक एंजाइम होता है लार एमाइलेज, जिसका स्त्रावन करती है ना। अमाशय के पेट पे एक हम कोशिका बताए थे, उस कोशिका का क्या नाम था? अमाशय के दीवार पे, अमाशय के दीवार पे, सॉरी, अमाशय के दीवार पे एक कोशिकाएं होती है जो कि किसका, हाँ क्या बोलो बोलो, वो किसका स्त्रावन करती है? HCl का। हाँ, उस कोशिका का नाम क्या है? हाँ, ऑक्जेंटिक कोशिका है। ऑक्जेंटिक कोशिका है जो किसका निर्माण करती है? HCl का निर्माण करती है। इन सभी नामों को याद रखना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम कल ही लिखाए हैं यार, रेड कलर से लिखाए थे कि अमाशय के दीवार पे ऑक्जेंटिक कोशिकाएं होती है जो कि किसका निर्माण करती है? HCl का निर्माण करती है। और वहीं पे किसका माध्यम, कैसा माध्यम तैयार हो जाता है? अम्लीय माध्यम तैयार हो जाता है। अम्लीय माध्यम तैयार होता है, लेकिन जैसे पित्त वहां जाती है वो अम्लीय को किस में बदल देती है? क्षारीय माध्यम में बदल देती है। तो सबसे बड़ी बात, पित्त का निर्माण करता कौन? हमारा यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये कौन सी ग्रंथि होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका भार लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। अब निर्माण किया हुआ या निर्माण हुआ पित्त जो है पित्ताशय यानी कि जाके गॉल ब्लैडर में संग्रहित हो जाता है और पित्त अम्लीय भोजन को क्षारीय भोजन में बदल देता है। बस लीवर के बारे में इतना ही जानना था, समझ में आ गया? हम लोग को बेसिकली पेनक्रियाज के बारे में और लार दोनों से जो जो क्वेश्चन आ सकते थे वो हम बता दिए कि लार ग्रंथि में लार की क्या आवश्यकता होती है। लार में हमारे भोजन में है ना, तो हमारे भोजन को स्लाइवरी उत्पन्न बहुत तरह का बात, लेकिन साथ साथ एक मुख्य पॉइंट और लिखा दिए थे कि लार में क्या मौजूद होता है? लार्ज एमाइलेज होता है जो कि किसका पाचन करती है? स्टार्च का पाचन करती है ना। कार्बोहाइड्रेट का 30% पाचन करता है उसका। कहां पे? हमारा वहीं पे लाल ग्रंथि ही उसका आधा पाचन कर देती है। फिर पूर्णतः पाचन कहां होता है? आके छोटी आंत में होता है। अग्न्याशय रस भी करती है, अग्न्याशय रस भी करती है ना उसका। बात समझ में आ गई? अग्न्याशय एंजाइम जो होते हैं वो उसको सरल कणों में तोड़ देते हैं जिसको माल्टोस कहते हैं, और वो माल्टोस आके ग्लूकोज में बदल जाता है। कहां? छोटी आंत में। कहां पे? छोटी आंत। पूरा कहानी समझ में आए? यानी कि अगर सिंपल सी भाषा में समझे, लार ग्रंथि में स्टार्च का पाचन, वहां पे लार ग्रंथि में अगर हम स्टार्च लिए तो लार ग्रंथि में क्या हुआ? वहां पे हम 30% क्यों लिखे थे? क्योंकि बाकी का 70% कहां पाचन हो रहा है? हमारा एंजाइम्स, नीचे का एंजाइम्स जो है जो कि हमारा जो कि माल्टेस में बदल दे रहा है। कौन? एमाइलेज ना, जो कि किस में बदल दे रहा है? माल्टेस में या माल्टोस में बदल दे रहा है। फिर छोटी आंत का माल्टेज जो होता है उस माल्टोस को ग्लूकोज में बदल देता है। यानी कि वो स्टार्च ही था, वो कार्बोहाइड्रेट ही था, वो स्टार्च ही था जो कि लार ग्रंथि में जो लार एमाइलेज थे उसका 30% का पाचन किया। अब वो आ गया, अब वहां पे नीचे हमारे अमाशय से होते हुए अब नीचे छोटी आंत में जाएगा। उस ड्यूरेशन में जो पेनक्रियाटिक जूस होते हैं, पेनक्रियाटिक जूस मतलब क्या? अग्न्याशय के जो रस होते हैं उसमें मौजूद जो एंजाइम, क्या? एमाइलेज ना, एमाइलेज उस स्टार्च के जटिल कण को किसमें बदल देते हैं? जटिल कण को बदल देते हैं सरल कण में, जिसको माल्टोज कहते हैं। माल्टोज कहते हैं या फिर माल्टोज कहते हैं। अब वो माल्टोज पुनः छोटी आंत में जाती है और छोटी आंत में जो ग्रंथि होती है उसके द्वारा स्त्राव किया हुआ रस यानी कि उसमें मौजूद एंजाइम माल्टेज उस माल्टोज को किसमें बदल देती है? ग्लूकोज में बदल देती है। तो हो गया स्टार्च का पूर्णतः पाचन। कहां समाप्त? छोटी आंत में आके। बात समझ में आ गई? तीनों की ग्रंथि को पढ़ लिए। ये लास्ट में यकृत ग्रंथि जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है फलाना, इसके बारे में इतना ही चीज जानना था। अब सीधी सी बात कहां चलेंगे? बड़ी आंत, जो कि लास्ट पॉइंट है। क्या है? अब हमारा लास्ट ऑर्गन बड़ी आंत, अब उसके बारे में पढ़ना है। बात समझ में आ गया? बड़ी आंत को थोड़ा देखना है, समझना है उसके अंदर क्या होता है। फाइनल काम तो वहां होगा, भोजन का अवशोषण और पाचन तो छोटी आंत कर ही दी। अब उसकी बारी है बड़ी आंत क्या करती है, उसके बारे में जानते हैं। कोई दिक्कत? तो चलते हैं बड़ी आंत पे पहले, है ना। अब लास्ट पॉइंट हमारा क्या है? बड़ी आंत। पोषण का क्या है? बड़ी आंत। बड़ी आंत का दो भाग, यानी कि बड़ी आंत आहार नाल का सबसे अंतिम भाग है। क्या है? सबसे आहार नाल का सबसे अंतिम भाग हमारा बड़ी आंत होता है। ये दो भागों में होता है। कौन कौन से भाग होते हैं?
एक कोलन होता है, एक मलाशय कह लो या रेक्टम कह लो, ठीक है, मलाशय कह लो या रेक्टम कह लो। जो कोलन होते हैं ये भी 3 प्रकार के होते हैं। ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ऊपरीगामी कोलन होता है, अनुप्रस्थ कोलन होता है और अधोगामी कोलन होता है। बड़ी आंत का जो हम डायग्राम बुक में डायग्राम है वहां पे तुमको कोलन देखने को मिल जाएगा, अगर नहीं तो हम डायग्राम बता देंगे, है ना। तो पहले यहां पे समझ लेते हैं, ये सब चीज तो पढ़ा हुआ ऐसे समझना ही है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि इस सब का डायग्राम तुम लोग से पूछा चला जाएगा। पूछेगा तो पूरा का पूरा जिसका जरूरत था डायग्राम उसका डायग्राम हम प्रोवाइड कर ही दिए, छोटी आंत का डायग्राम प्रोवाइड कर दिए। इनके बारे में बस जानना हमें बहुत जरूरी होता है कि इनका काम क्या होता है। इनका काम बस सिंपल होता है, इनका काम बस ये होता है कि भाई साहब जो भोजन पचे हुए छोटी आंत से जो पचा हुआ भोजन आता है बड़ी आंत में, ये उस भोजन में जो अतिरिक्त जल होते हैं उसको क्या करते हैं? सोख लेते हैं। उसको क्या करते हैं? ये सोख लेते हैं। सोख लेने के बाद जो मल बचता है वो जाके रेक्टम में संचित हो जाता है। कहां संचित हो जाता है? रेक्टम में संचित हो जाता है स्थायी रूप से। रेक्टम में, रेक्टक लिख दिए यार, रेक्टम है, क्या है? रेक्टम है। यह कहां संचित हो जाता है? रेक्टम में संचित हो जाता है। रेक्टम में संचित होने के बाद यह समय समय पर मल द्वार, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते? एनस बोलते, मल द्वार, है ना, मल द्वार, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते? एनस, ANUS, एनस बोलते। ये मल द्वार द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित होता रहता है समय समय पर, है ना। ये कहां जाके संचित होता है? रेक्टम में संचित होता है। लेकिन अब देखो कोलन 2 भाग में बटे होते हैं, एक कोलन होते हैं, एक रेक्टम होते हैं। तो बड़ी आंत का डायग्राम तो सबको बनाने आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं? इस तरह से घुमा हुआ होता है, ऐसे 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 घुमा होता है, ऐसे ऐसे घुमा होता है, ऐसे, यहाँ ऐसे ऐसे निकला होता है ना, इस तरह से बीच में ऐसे इस प्रकार से होता है, सबको बनाने आ रहा होगा। तो फिर देखो, तो इसमें कोलन भी 3 प्रकार के होते हैं। ऊपरीगामी कोलन होते हैं, अनुप्रस्थ कोलन होते हैं और अधोगामी कोलन होते हैं। अधोगामी कोलन जो कि रेक्टम में खुलता है। कहां खुलता है? रेक्टम में खुलता है और अंत में जाके अंत में मल द्वार के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। मल द्वार के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। ये हम अब ये सब ज्यादा तुम लोग अधोगामी कोलन का हरकत तुम लोग गाय के अंदर देखोगे। अधोगामी कोलन का हरकत तुम लोग गाय के अंदर देखोगे, ज्यादातर दिख जाता है। ये गाय जब बर्थ मतलब अपना जनन करती है, बच्चों का जब जन्म देती है, तब उसका अधोगामी कोलन तुमको दिख जाएगा। वो किसी मलद्वार के जरिए शरीर से बाहर की तरफ दिखता है या फिर खुलता है, ठीक है। यह रेक्टम में खुलता है, अंत में मलद्वार के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। यानी कि बड़ी आंत में 3 प्रकार का कोलन, ऊपरीगामी कोलन, अनुप्रस्थ कोलन और अधोगामी कोलन। उसके बाद आता है मलाशय, अब रेक्टम दूसरा भाग। अब एक पॉइंट आती है कि छोटी आंत और बड़ी आंत जहां मिलती है ना, उसे सिक्कम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिक्कम कहते हैं। जहां पे छोटी आंत और बड़ी आंत मिल रही होती है उस पॉइंट को हम लोग सिक्कम कहते हैं। और उसी पॉइंट के शीर्ष पे एक उंगली नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। मतलब जहां पे बड़ी आंत और छोटी आंत मिलती है वहां पे क्या होता है भाई साहब? वहां पे उसे हम लोग सिक्कम कहते हैं और सिक्कम के शीर्ष पर एक उंगली नुमा स्ट्रक्चर होता है। उंगली नुमा रचना होती है, उंगली नुमा स्ट्रक्चर होती है जिसे हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं। इस अपेंडिक्स का शरीर में कोई आहार नाल में कोई कार्य नहीं होता। आहार नाल के कोई कार्य में अपेंडिक्स का कोई रोल ही नहीं है। बात समझ में आ गया? तो अब इसके बाद क्या होता है कि खाना किस प्रकार पचता है कि अपचा भोजन जो है इलियम द्वारा, पहले इलियम में आता है। इलियम छोटी आंत की एक भाग होती है, 3 भाग में होती है ना। क्या क्या होती है? ग्रैनी, इलियम, जेजुनम। तो इलियम से होते हुए कोलन में आती है। कोलन जो कि क्या है? बड़ी आंत की भाग है। 3 प्रकार की कोलन होती है, ऊपरीगामी, अनुप्रस्थ और अधोगामी, ठीक है। कोलन में जैसे आती है
तो इसे अतिरिक्त जल अवशोषित होने लगता है, अतिरिक्त जल अवशोषित होने लगता है, पूरी तरह से बड़ी आंत अतिरिक्त जल को अवशोषित कर लेती है। अपचा भोजन इलियम द्वारा कहां आता है? कोलन में आता है, और कोलन में आने के बाद ये किस रूप में तैयार हो जाता है? मल के रूप में तैयार हो जाता है, और यह मल जाके कहां संचित होती है? रेक्टम में संचित हो जाती है। रेक्टम में संचित हो जाने के बाद समय समय पर मल द्वार द्वारा बाहर निष्कासित होती है। किसके द्वारा निष्कासित होती है? मल द्वार द्वारा बाहर निष्कासित होती है। ये थी हमारी बड़ी आंत। बड़ी आंत आहार नाल का सबसे अंतिम भाग। बड़ी आंत दो प्रकार के होते हैं। कौन को? दो भाग में बटे होते हैं। प्रकार नहीं बोलना, दो प्रकार अलग चीज है, भाग अलग चीज है। दो भागों में बटे होते हैं। पहला कोलन, दूसरा मलाशय बोलो या रेक्टम बोलो। कोलन भी तीन भागों में बटे होते हैं, ऊपरीगामी, अधोगामी, अनुप्रस्थ। अधोगामी कोलन जो होते हैं इसको डिसेंडिंग कोलन कहते हैं। डिसेंडिंग जो होते हैं ये रेक्टम में खुलता है और अंत में मलद्वार के बाहर, मलद्वार के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। ठीक है। छोटी आंत और बड़ी आंत जहां पे मिलती है उस पॉइंट को सिकम कहते हैं। सिकम के शीर्ष पर एक उंगली जैसा रचना होता है जिसको हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं। अब बात आती है कि अपचा भोजन इलियम से होते हुए कोलन में आता है, जो कि कोलन किसका भाग है? बड़ी आंत का भाग है। ये क्या करता है कि अतिरिक्त जल जो भोजन के साथ होता है उसको अवशोषित कर मल में बदल देता है। वो मल जाके कहां संचित हो जाता है? रेक्टम में, और समय समय पर उसको मल द्वार द्वारा निष्कासित किया जाता है इंसान द्वारा। बात समझ में आ गया? ये हमारा पूरा का पूरा जैव प्रक्रम का पोषण चैप्टर खत्म हो गया। हम लोग इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़े कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं, है ना। अब पोषण किन किन चीजों में होते हैं, जंतु में पढ़ लिए, पौधों में पढ़ लिए, अभी क्या मनुष्यों में पढ़ लिए। तो सारा हमारा पोषण खत्म हो गया। फिर अगला चैप्टर जो आएगा वो शोषण होगा, और हर एक चीज में शोषण देखेंगे। शोषण कितने प्रकार के होते हैं, जंतुओं में शोषण किस प्रकार के होते हैं, पौधों में किस प्रकार से होते हैं, और मनुष्यों में किस प्रकार से होते हैं। बात समझ में आ गई? आगे ना किसी को कोई डाउट तो भी पूछ सकता है, नहीं ना? चलो।